बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, हर रोज़ हम आपको ये रिमाइंडर दे रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है, शिद्दत आती चली जा रही है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है और कई इलाकों में इस वक्त 50 डिग्री सेल्सियस पर भी दर्जा हरारत देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर इस वक्त 43-44 जो है वो स्केल पर आ रहा है, वहाँ पर 50 फील किया जा रहा है, क्योंकि सड़क पर उससे ज़्यादा टेम्परेचर फील किया जाता है। और अक्सर ये रेडार्स जो हैं ये हवा से उस टेम्परेचर को रीड कर रहे होते हैं। तो अपना ख्याल रखें, डिहाइड्रेशन मत होने दें, अपने सर को ढांप के रखें, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। सूरज की रोशनी बहुत तेज़ है, चमकदार है, इसमें बहुत से लोग जो हैं इसका शिकार हो रहे हैं और बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जी हाँ, आपको डेली बेसिस पर अपडेट हम करते रहते हैं। हीट स्ट्रोक से आपने खुद को कैसे बचाना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल आपने रखना है। तो ये मौसम की थोड़ी सी अपडेट थी। फिलहाल आगे बारिशों का कोई सिस्टम दाखिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता गर्दालूद हवाएं ज़रूर चल रही हैं, लाहौर में कल शाम को भी चली, लेकिन उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में किसी हद तक शाम के वक्त थोड़ी सी कमी आई, लेकिन जो हब्स का मौसम है वो बरकरार है। और इस सारी सिचुएशन में आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और आगे चलते हैं और कुछ बात कर लेते हैं अपनी बड़ी खबर में, जो कि एक तकलीफ दे वाक़ई की बात है, जिसके लिए अल्फाज भी कम है, जिसकी मजम्मत करने के लिए अमन दुश्मनों ने एक बार फिर से बलूचिस्तान पर बुज़दिलाना वार किया है। और इंतहाई बुज़दिलाना वार इस बार किया है, बच्चों की स्कूल बस पर हमला किया गया है। खुजदार में भारतीय हिमायत याफ्ता जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने एक स्कूल बस को निशाना बनाया और स्कूल बस हमले पर 4 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हुए हैं और अब तक 52 जख्मी हैं। इस वाक़े में 3 नन्ही कलियाँ शहीद हुई। कितने खूबसूरत ख्वाब होंगे उन आंखों में जो सुबह स्कूल के लिए बस में निकली और उसके बाद फिर उन ख्वाबों को कुचल दिया गया, उन कलियों को मसल दिया गया। इस चीज़ की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन मैं खुद एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ। पहले तो हमारे मुआशरे में ये कल्चर अब बड़ी मुश्किल से आया कि बेटियों की तालीम की तरफ तवज्जो दी जाए, और जो बच्चियाँ जा रही हैं आप उन्हें भी पढ़ने नहीं दे रहे। और इस तरह की छोटी गिरी हुई हरकत, पहले आप सिविलियंस को निशाना बनाते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो प्रॉक्सीज हैं वो इस तरीके से हमारे बच्चों को निशाना बनाती हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। और इस तरह के वाकयात में जिस तरीके से हमारे नन्हे फूल, हमारी कलियां आप कुचल रहे हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा जिस तरीके से हमारी फोर्सेस भी कह रही हैं, हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है। अगर आपने तकलीफें देखनी है, परेशानियां देखनी है ना, तो उन माओं के चेहरे आज देखिए जिनके बच्चे शहीद हुए हैं। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया और रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों और शहीद बच्चों को CMH खुजदार पहुंचाया। 14 शदीद जख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल किया गया है, जिनमें खातून, एक मर्द और 12 तालिब इल्म शामिल हैं। CMH इंतजामिया के मुताबिक 3 बच्चों की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। दीगर जख्मियों का इलाज CMH खुजदार में जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान का दौरा किया और भारतीय इमा पर होने वाली इस दहशतगर्दी को कुचलने के अज़्म का अदा किया। सिविल और अस्करी क़यादत ने 2 टोक अल्फाज में यह कहा है कि भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के नेटवर्क के खिलाफ हतमी और फैसला कुन जंग लड़ी जाएगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बर्बरियत में मुलव्विस नासिर को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। और उधर बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान जो सह फरीकी इजलास हुआ है, जिसमें तीनों मुल्कों ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए करीबी ताउन पर इत्तफाक किया। और इस इजलास में ये भी पेशरफ्त हुई है, ये भी पेशरफ्त सामने आई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात की बहाली का असूली फैसला कर लिया है, जो खित्ते में भारतीय मदाखलत के खिलाफ मुत्तहिद महाज के तौर पर उभर सकता है। इस पर हमने बात करनी है, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं सिचुएशन, जहां पर भारत क्लेम करता है कि हम जब भी मेज पर आएंगे दहशतगर्दी के हवाले से बात करेंगे और फिर खुद दहशतगर्दी करवाता चला जा रहा है। इस सूरत हाल में चीजें तो कशीदगी की तरफ बढ़ेंगी। जी बिल्कुल। एक्चुअली आपको सामना है एक बुज़दिल कमीना, क्योंकि मैंने कुछ लफ्ज़ सीखे हैं भारतीय मीडिया पे जाके, और बेशरम आप करें दुश्मन, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जो है, भारत जो है और फिर फितना हिंदुस्तान, जिसको अभी टर्म को आई थिंक प्रिसाइसली कॉइन किया गया, पहले हो जाना चाहिए था, जो खवारिज हों या BLA के दहशतगर्द हों। और बड़ा क्लियर है कि ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है माइंडसेट, ये दोवल का माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है जयशंकर का और मोदी का, बिकॉज ये पीछे जो डोरियां हिलाने वाले या फंड करने वाले यही लोग हैं।
बाकी जो है आई थिंक आपने 5 फ्रंट्स पे लड़ना है, जिसपे एक तो मिलिट्री फ्रंट है, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों तरफ। भारत ने कोशिश की कि डिस्ट्रैक्ट करे ये जो ड्रामा था पहलगाम का, उसके बाद उसका जो जबड़ा टूटा है, अब एक तो उसको आई थिंक जख्म चाटने में थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर वही है उस दिलाना कोशिश के प्रॉक्सी को पैसे दे के फंड करके जो वॉर हम लड़ रहे हैं पिछले 20 साल से। तो दोनों फ्रंट्स पे आपने मिलिटरी लड़ना है, और आई थिंक जो हार्ड स्टेट की बात की वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी, उससे पहले भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर चुके हैं, गवर्नमेंट की डिटर्मिनेशन है इंशाल्लाह 2025 के एंड तक ये इसका कला कमा किया जाएगा। फिर आ जाता है डिप्लोमेटिक फ्रंट, जिसमें आई थिंक ये बड़ी सक्सेस है जो चाइना में मीट हुई, जिसमें मुत्तकी साहब भी थे, सागडार साहब और जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं। वहाँ पे आई थिंक तालिबान को भी समझाया गया है कि उनके अपने भी बेशुमार मसाइल हैं विद इन अफगानिस्तान, जो है डिस्पाइट के ये सरजमीन इस्तेमाल होती रही है टेररिज्म के अगेंस्ट, लेकिन आई थिंक कुछ इंसेंटिवाइज उनको किया गया है कि अगर आपने विन विन सिचुएशन में जाना है, एक तो सीपैक की एक्सटेंशन है, और दूसरा क्यों ना मिलके जो है टेररिज्म के अगेंस्ट भी लड़े, और जो डेवलपमेंट है वहाँ आफ्टर ऑल 4 करोड़ जो अफगान है, पाकिस्तान को डेफिनेटली उनका भी ख्याल है। तो मेरे ख्याल में अच्छा बड़ा ये ब्रेक थ्रू है, और भारत में आई एम श्योर सबसे मातम बिछी हुई है। ये बेसिकली एक्चुअली दे वर एक्सपेक्टिंग कि खुदा न खास्ता जब मस्जिद से हमला होगा तो मगरब से भी पूरा अटैक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज प्लान यही था जी कि आप भी वहां से एडवांस, तो वो नहीं हुआ। आई थिंक तालिबान कम से कम इतना समझते हैं। और फिर ये है कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको भी समझ आ गई है कि अगर उनके बाप को इतनी फैटी पड़ी है जो भारत के साथ हुआ है जो 10 मई और उससे पहले, तो आई थिंक अभी रैट्स की तरह दे विल रन, और फिर इस तरह के स्नीक अटैक्स जो है मासूम शहरियों पे किए गए। फिर इंफॉर्मेशन डोमेन में जो आप लोग कर रहे हैं, जी जी ब्रिगेड साहब, जिस तरह से अभी बात आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि वाकई जंग कुछ उसूल होते हैं, लेकिन भारत के लिए कोई उसूल नहीं है किसी किस्म की जंग का, और फिर जब हमारी तरफ से जवाब दिया जाता है तो फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। अब जिस तरीके से ये जो भारतीय गिरोह है फितना उल हिंदुस्तान, जो मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है, उन्हें टारगेट कर रहा है, आपको एक और ग्रैंड ऑपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है फितना उल हिंदुस्तान के सहूलतकारों के खिलाफ? जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक 3-4 जो करने की चीजें ऑलरेडी उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान काम कर रही है। एक तो बलूचिस्तान के अवाम को भी कन्विंस होना चाहिए कि ये 1500 से लेकर 2500 लोग हैं टोटल जो दहशतगर्दी करते हैं, मेनली लेड बाय BLA, कि ये किसी के खैर ख्वाह नहीं है, ये कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है जो जिसमें को बलोच राइट्स की बात हो। डेमोग्राफिकली भी देख लें बलूचिस्तान इज वेरी डिफरेंट। और दूसरा जो है बाय एंड लार्ज इस वॉर में भी आपने देखा इंडिया पाकिस्तान में बलूचिस्तान से मैसिव सपोर्ट थी, और चीजें बड़ी क्लियर हैं। तो एक तो देश शुड बी इस तरीके से डिजिटेंट लीडरशिप है, लाइक इवन मैंगल साहब को अभी जो अख्तर मैंगल साहब भी झंडा लेके बाहर निकल गए, और आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट बातचीत की। दे शुड रियलाइज कि ये क्या है, लेट्स से अगर ये सो कॉल्ड बलोच हुकूक के लिए जो ड्रामा किया जा रहा है, तो क्या वाकई सा BYC है रोजाना लेके झंडे वो खातून निकलती थी और यहाँ तक पहुंची इस्लामाबाद। तो आई थिंक बलोच अवाम को बड़ा क्लियर है। फिर आ जाता है कि जो डेवलपमेंट है अभी CPEC 2 इंशाल्लाह मैसिव तरीके से लॉन्च होगा, तो चाइना का भी कॉन्फिडेंस है तो पाकिस्तान मशरकी और मगरबी सरहदों दोनों पे लड़ भी सकता है, उसको स्टेबलाइज कर सकता है। तो उसमें बलूचिस्तान की डेवलपमेंट है, फिर एकोटिक की देखें अगले इंशाल्लाह 2 साल में प्रोडक्शन शुरू होनी है कॉपर गोल्ड की, और इसमें स्टेक है बेसिकली बलूचिस्तान के यूथ का। तो मेरे ख्याल में ज्यादा उस पर भी फोकस रहे, और जो जाफर एक्सप्रेस है उसको लिंक करें इसके साथ। इट्स वेरी क्लियर कि सारी फॉरेन फंडिंग है और कितना हिंदुस्तान उसको क्रश, तो मेरे ख्याल में भी ग्रैंड ऑपरेशन इंशाल्लाह होगा, डेफिनेटली इसको प्रिसाइसली टारगेट किया जाएगा, और मेरे ख्याल में 2025 के एंड तक इसका कला कमा होगा, TTP का भी और BLA का भी। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा कि चीन को हम पर कॉन्फिडेंस है, चीन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हम पर कॉन्फिडेंस है, वो जाहिर कर रही है और हमारी तारीफें हो रही हैं, इवन अमेरिकी सदर भी हमारी तारीफें कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस के सदर हैं वो मुसलसल मोदी पर जो है तनकीद कर रहे हैं, और उनकी जानिब से जो बयान सामने आया है उसमें ये कहा गया कि मोदी ने 151 दौरे किए हैं गैर मुल्की, उसमें 72 ममालिक शामिल थे, और 72 ममालिक के दौरे में सिर्फ अमेरिका ऐसा मुल्क था जिसके 10 दौरे किए, इसके बावजूद अमेरिकी सदर ने हमारी बात की है। तो ये तो सफारती महाज मुल्क से बाहर, क्या मुल्क के अंदर जो सियासी महाज है उस पर भी मोदी डिफीट खा रहा है? जी बिल्कुल, हम लोग खुद इधर अभी टर्की में, यहाँ से मैं एक सेंटिमेंट बता देता हूँ, 1.5 महीने से यहाँ पे फॉर रिसर्च कि जो मिडिल ईस्ट है इंक्लूडिंग टर्की, ईरान है, तो रीजनल कंट्रीज आप यूरोप और वेस्ट को ऐसे छोड़ भी दें, तो यहाँ पे साउथ एशिया में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफ्रीका, यहाँ से मैसिव आई थिंक ना सिर्फ सपोर्ट है, बिकॉज पाकिस्तान एक तो राइट पे था फ्रॉम डे 1 पहलगाम ऑनवर्ड, और उसके बाद जो है तो वे मिलिट्री ने कंडक्ट किया, एयर फोर्स ने किया, आर्मी ने,
लीड किया। जिस तरीके से भारत का आई थिंक जबड़ा तोड़ा गया, तो दे आर कॉलिंग इट टॉप गन ऑफ साउथ एशिया। और फिर ये कि पाकिस्तान को एज अ गारंटर ऑफ पीस साउथ एशिया में आई थिंक अभी काउंट किया जाए। इसकी एक वजह है, मेरे ख्याल अगर टाइम दे मैं एक मिनट में एक्सप्लेन करूंगा। एक तो ये है कि जो मूडी साहब चाहते थे कि इसको खुदा ना खासा न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ लेकर, मतलब बेसिकली ये ब्रिंकमैनशिप होती है कि आप टेस्ट करते करते पहुंच जाए वहां पे, दे थॉट कि दे विल सक्सीड, तो वो नाकाम हुआ। तो अगर न्यूक्लियर वॉर खुदा खासा इसकी स्टडीज कर लें, आप डीप से पूछ लें, जब पहले स्टडीज हुई हैं कि पूरा खुदा ना खासा साउथ एशिया बर्बाद हो सकता है, करोड़ों लोग मर सकते हैं, ट्रंप ने भी कहा। तो एक तो साउथ एशिया को बचाया, दूसरा ये कि आई थिंक भारतीय लोग जो हैं इटसेल्फ, जो भारत की 1.5 अरब की आबादी है तकरीबन, उनको भी बचाया गया है। एंड नाउ इट इज एन आई वुड से एक विंडो है फॉर द लिबरल फोर्सेस, जो अपोजिशन है, फिर बाकी जो आई थिंक बेशुमार ग्रुप्स हैं, अप्रेस्ड ग्रुप्स, 30 करोड़ मुसलमान हैं, दे शुड गेट अप एंड थ्रो दिस आरएसएस जोक बिकॉज इट इज सो डेंजरस। और भी तो कॉल यानी शिवसेना जैसी तंजीम कह रही है कि आप जो है बेसिकली आपने एक ड्रामा किया है, आपने मनोबल गिराया है, दे कॉल इट मोराल और मिलिट्री फोर्सेस का। तो काफी सारा पुश बैक है फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये टोटल आई थिंक औकात है मोदी साहब की। 6 घंटे की लड़ाई में पाकिस्तान ने उनको इस जगह पहुंचा दिया। तो ऑल टोल्ड आई थिंक पाकिस्तान की प्रेस्टीज, अभी आप देखेंगे ट्रेनिंग के लिए कॉल्स आ रही हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कि हमें सिखाएं कि लड़ाई कैसे होती है, फिर न्यूक्लियर ओवरहैंग में कैसे लड़ा जाता है, हाउ डू यू कंट्रोल द एस्केलेशन लैडर। तो ये चीज आई थिंक अभी तारीख का हिस्सा है और आगे पढ़ाई भी जाएंगे। तो भारत के लिए बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा धचका है। और फ्रस्ट्रेशन में पिस्ता की वो आई थिंक कंडे जाओ बिल्कुल। और इसका भी जवाब दिया जाएगा, जिस तरह से आपने भी कहा, फील्ड मार्शल साहब ने भी कहा है और हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि हम अलर्ट है और इस तरह की जो दहशतगर्दी है उसको भरपूर जवाब देंगे। और सर, जो पाकिस्तान और भारत के जो वफूद हैं दुनिया भर के ममालिक के दौरे पर हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला था वाकया और अब ये जो स्कूल बस पर अटैक किया गया है, इन वाकयात को भी दुनिया के सामने उसी तरीके से लाना चाहिए? आई थिंक इसमें पहले आई वुड से कि किसी हद तक कमी थी बिकॉज पाकिस्तान थॉट के को एग्जिस्ट करना है और हम उस तरह ऑफेंसिव बनी गए। लेकिन नाउ देयर इज इनफ प्रूफ, आप पीछे चले जाएं, यू गो राइट पॉपुलेशन से पीछे चले जाएं। और ये सब पॉलिसी अंदर डॉक्ट्रिन थी कि जी डिस्टेबलाइज रखना तमाम साउथ एशिया को, और उन्होंने मैनिफेस्ट किया। फिर आप जाफर एक्सप्रेस है उसके, और इसके अंदर न सिर्फ पाकिस्तान के पास डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस है, इसके अलावा जो है जो भारतीय मीडिया तो इसको देखे सेलिब्रेट करता है। सबसे बड़ी मिसाल ये इवन ये जो बच्चियां हमारी शहीद हुई, इसको भी they were trying to kind of celebrate in Indian media। फिर मोदी मीडिया का आपने बिहेवियर देखा जो एक्सटेंशन है गवर्नमेंट की। तो ऑल टोल्ड बाकी इस वक्त एनवायरनमेंट भी है, पीपल नाउ फील इट कि ये एक पागल आदमी है मोदी, और आई वुड से इज अ क्रेजी गाय, न्यूक्लियर ट्रिगर है इसके पास, इट्स टाइम टू स्टॉप हिम। अभी आई थिंक ट्रंप साहब ने इवन साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट गए हुए थे, वहां भी एक बातचीत हुई कि ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान ने मुजाहिरा किया है, क्योंकि उनके खिलाफ भी गालम गलोच शुरू हो गए। बिकॉज आप जब नफरत पे बेस करके एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो फिर लोगों को तो समझ नहीं आती, जो भक्त हैं वो लगे रहेंगे बिकॉज दे नाउ हेट एवरीबॉडी, जो लेट्स से भारत को चैलेंज करता है या इनको लेट्स से अक्ल सिखाने की बात करता है। तो आई थिंक दिस इज द टाइम कि आप फुल डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करें, और मीडिया का बड़ा रोल रहा इंफॉर्मेशन वॉर फिर मैं वुड से, और भारत एक्नॉलेज कर रहा है कि मीडिया वॉर जो थी हम तो उनको दावत देते रहे हैं, हम कहते रहेंगे हम ताउन करने को जो है तैयार है, लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है अब दुनिया उनको अकल सिखा रही है। ब्रिगेडियर साहब, आपने एक शुरू में बात की कि 1 साल की मुद्दत लगेगी और आपको लगता है 2025 के आखिर तक चीज़ों पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन इस वक्त ये जो सिचुएशन कशीदगी की जानिब बढ़ रही भारत के साथ, इसके बारे में आपका क्या एनालिसिस है? क्योंकि उन्होंने अब आबी जारहियत में मजीद एक इजाफा किया है। उन्होंने किशन गंगा जो डैम है उससे पहले पानी छोड़ा था जब कशीदगी चल रही थी, जब 4 दिन की ये जो जंग थी, और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने पानी को रोक लिया है और दरियाए नीलम में जो है पानी कम हो गया है 40% तक। तो आपको लगता है ये पहले ये रुकेगा, उसके बाद हम TTP और BLA की जानिब जाएंगे? देखिए 5 फ्रंट पे लड़ाई है और वो आपने करनी है एग्रेसिवली। अभी ये जो है बेसिकली लॉफेयर है या इकोनॉमिक वॉरफेयर है, जैसा उन्होंने एयर स्पेस बंद की, तो ये आई थिंक ट्रिकली तो वो करेंगे, लेकिन देयर इज कैपेबिलिटी, अभी कैपेसिटी नहीं है। भारत के अंदर स्टडीज हुई हैं, इसको 20 ईयर्स लग जाएंगे, शायद पूरा ऑक्युपाइड कश्मीर पे फ्लड करना पड़े, 30 फुट पानी आप खड़ा करें, ये कांट डू इट। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान ने भी DGI पर ने डिटर्मिनेशन शो की। आई थिंक अरब चैनल को उन्होंने कहा था फिर दुनिया इज गोइंग टू वर्ल्ड इज गोइंग टू वॉच, फिर दुनिया फिर डेकेड्स में याद रखे रिस्पॉन्स आएगा। वी हैव द मिलिट्री कैपेबिलिटी आल्सो, इसमें जरूरी नहीं कि आप हेडवर्क्स को उड़ा दें, आपने इनइफेक्टिव करना है। और फिर पाकिस्तान आई थिंक कैन टेक इट्स केस टू इंटरनेशनल कम्युनिटी, वर्ल्ड बैंक है और सारी दुनिया समझती है। ये आई थिंक डिनाइंग वाटर, ये कोई 1947 में तो दरिया नहीं बने, ये तो मिलेनिया से चल रहे हैं और उसमें सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है इंडस वैली की, जिसमें इंडियन पंजाब भी है।
तो मेरे ख्याल में औचित्यत कंडे जरूर है, लेकिन सब फ्रंट पे अभी 5 के 5 जो फ्रंट है, जस्ट क्विकली मतलब मिलिट्री का एक है, इंफॉर्मेशनल जो आप और हम कर रहे हैं, देन जो है लीगल या लॉ फेयर का, इंटरनेशनल कोर्ट्स में आपने लड़ने होंगे केसेस, और फिर साइको सोशल है जिसमें पाकिस्तानी कौम ने जल करके दिखाया। भारत में तो अफरा तफरी थी, तो जहाँ पे कौम ने मिल के लड़ाया, ठीक है, उसके बाद फिर आपका डिप्लोमेटिक आ जाता है, ये अदालत लीडरशिप का भी टेस्ट होता है, रेजिलियंस का। तो 6 फ्रंट्स हैं, आई थिंक पाकिस्तान हैज डन वेरी वेल। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आप देखेंगे अभी ऑक्युपाइड कश्मीर और पंजाब में भी अभी मूवमेंट शुरू हो रही है, तो भारत पहले उनको संभाले। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। जो हालिया भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने अटैक किया उस पर भी हमने बात की, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आपको होना चाहिए। वेलकम बैक। हमारी कोशिश होती है कि शो के आगाज में आपको कुछ ऐसे विजुअल्स दिखाई जाए, कुछ ऐसी बातें की जाएं, रिफ्रेश हो जाए आपका माइंड और सारा दिन आपके माइंड में वो गर्दिश करते रहते हैं। तो सुबह सवेरे सिरन किनारे के नाम से हमने जो नया सेगमेंट शुरू किया है, उसमें वकार अहमद मलिक साहब जो है, आपको पता है कि वादी सिरन में मौजूद हैं और पैदल सफ़र कर रहे हैं और वहाँ की खूबसूरती आपको दिखा रहे हैं, वहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वक्त वकार अहमद मलिक अपने दोस्त वकास खान के साथ वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ऐसे खूबसूरत मनाजिर सुबह सवेरे दिखाने के लिए। बताइएगा कि वादी सिरन में आपका पैदल सफ़र कैसे जा रहा है और कहाँ तक पहुँचे आप? बहुत शुक्रिया। आज हमारा एक्चुअली सफ़र जो है वो जंगल में है, यानी हम जंगल में पैदल चल रहे हैं। वादी सिरन में जो पैदल सफ़र है वो इस तरह जारी है और दरिया सिरन के साथ साथ हम चलते हैं, लेकिन दरिया सिरन के साथ फिर एक जंगल भी है, उसके अंदर भी जाते हैं। जंगल की पूरी वाइब जो है इसके अंदर मौजूद है, वो पूरा म्यूज़िक, वो पूरी सिम्फनी, वो पूरा जो मतलब कई दफ़ा तो जब वो इकट्ठे बोलते हैं तो अजीब व गरीब एक मंजर पैदा होता है। यानी बिल्कुल इस तरह, इसको इसलिए इस तरह लीजिए जिस तरह जंगल की एक सिग्नेचर टोन होती है, जिस तरह एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जब जंगल को दिखाना चाहता है तो उसके साथ कुछ आवाज़ें शामिल करता है। वो पूरी की पूरी सारी की सारी आवाज़ें जो हैं वो इस जंगल में मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत परिंदे हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है इस जंगल का जो एक वाइब है वो बहुत ही कमाल है। और वो जो हमारा सफ़र है जारी है, लेकिन जो इसमें खूबसूरत तरीन चीज़ है वो परिंदे हैं। वो परिंदे जो हैं वो यहाँ पे लंबी दुमों वाले परिंदे, बहुत ही खूबसूरत रंगों वाले परिंदे, वो तमाम जो परिंदे हैं वो यहाँ पे आपको ना सिर्फ दिखाई देते हैं बल्कि उनकी जो म्यूज़िक है या उनकी जो बोल चाल है, आपस में जो गुफ्तगू है, वो आपको हर वक्त सुनाई देती रहती है। और उसके साथ साथ जंगल की जो अपनी यानी मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ हैं, मुख्तलिफ जंगल जो अपना एक ख़ास मंजर पैदा करता है। और ये और हर वो आदमी जिसने ये हमीद को पढ़ा है तो उसको मालूम है कि जंगल जो है उसकी कितनी खूबसूरत वाइब होती है। वो तमाम जो जंगल है, यानी जो बहुत बड़े राइटर्स ने जिसका नक्शा खींचा है, या बचपन में जिस तरह हमने छोटी कहानियाँ पढ़ी टार्जन की, उसमें जो जंगल का नक्शा है वो सारे का सारा इस सिरन वैली के अंदर ये जो जंगलात हैं इनके अंदर वो मौजूद है। किसी तरह की कोई ह्यूमन इस तरह की इंटरवेंशन या इस तरह की कोई लैंडमार्क ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती जब आप जंगल में सफ़र कर रहे होते हैं। इस जंगल की ख़ास बात यह है कि मुसलसल आपको हर थोड़ी देर के बाद एक तो यह है कि मुसलसल ही तकरीबन जिस तरह ये नदी है, इस तरह की जो पानी है दरिया सिरन से जो वाटर चैनल्स निकले हुए हैं वो आपको हर जगह पे आपको दिखाई देते हैं। कई जगह पे आप उनको अबूर करना पड़ता है और जो रोड है वो इससे थोड़ा सा साफ करके रोड भी जो है वो भी चल रही है। और मतलब इट्स अमेजिंग। दो तरह का जंगल है, एक जो है वो पाइन ट्रीज या जो पहाड़ों के ऊपर है, एक यहाँ पे। मुझे ये वाला जो है वो ज़्यादा इसलिए फैसिनेट करता है कि यहाँ पे अनवा जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की और बहुत ज़्यादा हैं। और पाकिस्तान में ये कितनी खुशाइन बात है कि एक ऐसा जंगल, एक ऐसी पूरी जगह, इवन शिंक्यारी को भी इंक्लूड करूँगा और सारी इस जगह को, कि जहाँ पे परिंदे जो हैं वो चहक रहे हैं और कोई ज़्यादा खौफज़दा नहीं है। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है और आपके तवस्सुत से हम भी देख रहे हैं और हम भी वो सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं सुबह के वक्त में। अच्छा वकास खान साहब, जिस तरह से अभी वकार अहमद मलिक साहब बात भी कर रहे हैं, एक तरफ देखें तो पाकिस्तान में जंगली हयात ख़तरे से दो चार है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ जंगली हयात की जो सूरत हाल है वो बेहतर है। यहाँ अगर परिंदे ज़्यादा तादाद में हैं तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, इसकी रीजंस क्या है? जी देखें, दो बड़ी वजह तो ऑब्वियस है ना। एक तो ये कि एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है। यहाँ पे आपको जो जंगल है, इस जंगल में सिर्फ जंगली या बग़ैर फल के दरख्त नहीं, यहाँ पे फलदार दरख्त भी हैं। ज़ाहिर है कि जहाँ पे फलदार दरख्त होते हैं तो वहाँ पे परिंदों के लिए उनकी आमाजगाह बनाना, घोंसला बनाना, उनकी ब्रीडिंग करना ये मुमकिन होता है। और जंगल भी फिर उस तरह का भी, ये झाड़ियाँ भी हैं जहाँ पे इनका महफूज इन शॉर्ट इकोसिस्टम मौजूद है। दूसरी जो बात है कि
वाइल्ड लाइफ के हवाले से, तो वाइल्ड लाइफ का मामला ऐसा है कि हमें बहुत बचपन से याद है कि यहाँ पे ये बात चल रही होती थी। हम सुनते सुनाते देखते थे कि भाई बंदूक रखी हुई है, शिकारी बंदूक है, शिकार कर रहे हैं, और लोग जाते थे। जैसे मुर्गाबियों का सीजन आता है यहाँ पर, तो उसमें मुर्गाबी का शिकार करने के लिए, जंगली कबूतर का शिकार करने के लिए, जंगली परिंदों का, यहाँ पर एक जल कुकड़ उसको कहते हैं, उसका शिकार करने के लिए। बट देन वाइल्ड लाइफ ने इंटरवीन किया, गवर्नमेंट और शऊर, सोशल मीडिया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, मुसलसल इस तरह की बातचीत होती रही। आउट से कि वाइल्ड लाइफ का बहुत ही अच्छा किरदार है इस हवाले से कि अनलाइसेंस्ड वेपन आपके पास कहीं पर भी नजर आ जाए, आप शिकार कर रहे हो या ना कर रहे हो, इवन रोड के ऊपर, सड़क पर, गाड़ी में भी आपके पास नजर आ जाए तो वो आपको न सिर्फ बैन करते हैं, सजा करते हैं। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ की टीम्स मौजूद होती हैं इर्द गिर्द, उन्होंने इलाकाई जो मकामी लोकल कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व किए हुए, वो शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, खबर करते हैं। और इटसेल्फ इस सबसे बढ़कर आवाम के अंदर खुद भी है। हमने देखा है कि पहले एडमायर किया जाता था कि फलां ने आज इतने परिंदे मारे, अब इस तरह की कोई भी चीज़ सामने आती है तो 100% ना सही बट 70-80% लोगों की तरफ से उस पर खफकी का इजहार किया जाता है। कहा जाता है कि इन मासूमों को, इन मजलूमों को क्यों मार रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं। उसके अलावा एक और तीसरी चीज़ शायद ये होती है कि जितना जहाँ पर जंगल हो, पानी ना हो, फिर भी परिंदे कम होते हैं। पानी हो, जंगल ना हो, यानी आबादी हो, फिर भी परिंदे कम होते हैं। और कहीं पर कोई मेगा प्रोजेक्ट्स अगर जो ह्यूमन मेड होते हैं वो अगर उसमें शामिल किए जाए या बना दिए जाए तो उससे भी उनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। वो चीज़ें इतनी नहीं है। और एक जो कि हमारा सफ़र है, हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं इस जगह के हवाले से, तो अगर कल को टूरिस्ट आते हैं, ज़्यादा आते हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो हम उनसे भी यही गुजारिश करेंगे कि इस इकोसिस्टम को प्रिजर्व रखने की कोशिश करें। इसमें अगर पोल्यूशन ना हो, कम से कम हो, जितनी हम सफाई का ख्याल रख सकें। और समटाइम्स हम लाउड म्यूजिक ज़रूरत से ज़्यादा, उससे परिंदे डिस्टर्ब होते हैं। हम अगर साइलेंसर निकाले हुए मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, उससे परिंदे डिस्टर्ब होते हैं। हमारी शोर शराबा इतना ज़्यादा, और रात की खामोशी परिंदों के लिए ज़रूरी होती है ताकि वो सुकून कर सकें, आराम कर सकें। तो ये सारी चीज़ों को हम अगर एज अ होल देखें तो इसमें हम सब का, इंसानों का, टूरिस्ट का, वाइल्ड लाइफ का, महकमे का, हमारे आप जैसे चैनल्स का, जो मीडिया से जो है ना लोग हैं जो शऊर और आगाही फैलाते हैं, इन सब का किरदार है। और हम सबको अपना ये किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि ये बाकी रहे, सलामत रहे और हम सब की खुशियों का एक सबब बने। सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ये इकोसिस्टम की जो प्रिजर्वेशन है ये सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं है, ये लोकल कम्युनिटीज़ का भी काम है, इंडिविजुअल्स का भी काम है कि वो अपनी सतह पर जो कुछ कर सकें इसको बहाल रखने के लिए करें। लेकिन वकार भाई, अब आप बताइएगा कि आगे की क्या इरादे हैं आपके, आगे कौन सी मंजिलें, और आपकी जो पिछली सीरीज थी वो आपने साइकिल पे की और अब आप पैदल हैं, तो आपका ये जो पैदल का सफ़र है उसको क्या आप इंजॉय कर रहे हैं? बस बहुत ही मतलब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही कमाल सफ़र है। एक चीज़ जो वकास भाई कह रहे थे उसको ऐड करते, जो कि इन्होंने, वकास भाई ने मुझे बताया था कि सी पैक जब बन रहा था तो उसका भी कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं आया। और वो बेसिकली कंट्रीब्यूशन क्या था कि सिक्योरिटी थी, ये वाले मामला थे, तो जो शिकारी और वो वेपन और वो सारी चीज़ें जो हैं, वो जितना अर्सा ये प्रोजेक्ट बनता रहा तो उसमें तो वैसी पाबंदी बहुत शदीद रही, तो उसकी वजह से भी एकदम। और मतलब आप इमेजिन कीजिए ना कि किसी जगह पे भी आप थोड़ी सी पाबंदी लगाएं या थोड़ा सा शऊर हो तो उसके बाद अचानक दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती है परिंदों के लिए और इन तमाम जो अनवा हैं इनके लिए। बाकी जो हमारा सफ़र है जारी है। इस जंगल की जो वाइब है इसके अंदर दो चीज़ें मिसिंग हैं। एक जो है वो शेर की धाड़ है, वो हम चाहते हैं कि वो मिसिंग ही रहे, और दूसरा जो है वो ये है कि जो टार्जन, हमारे जो टार्जन वाला जंगल की जो खद्दो खाल हैं जो हमारे जहनों में है, उसके अंदर ये भी है कि टार्जन जो है वो एक दरख्त से छलांग लगाता है और हूं करता हुआ दूसरे दरख्त पे जाता है। ये महारत जो है मैं कोशिश करूंगा कि हम हासिल कर सकें। तो बाकी जो है वो हमारा सफ़र जारी है। ठीक है, सफ़र जारी हो सर, आप खूब इंजॉय कर रहे हैं, हम लेकिन जेलस हो रहे हैं यहाँ पे। चले आप सिरन किनारे इंजॉय करें, हम ब्रेक पर जाते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि भारत की बेसबॉल मैदान में भी पाकिस्तान के हाथों सुबकी हुई है। जी हां, ईरान में होने वाले वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हरीफ को किसी भी मरहले पर संभलने का मौका नहीं दिया और पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को सेमीफाइनल में आउट क्लास शिकस्त देकर वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के फाइनल में रसाई हासिल की थी। फाइनल में पाकिस्तान की बेसबॉल टीम का मुकाबला फलस्तीन की टीम से हुआ, जिसमें फलस्तीन ने शानदार खेल पेश करते हुए पाकिस्तान को शिकस्त देकर टाइटल
टाइटल अपने नाम किया, जबकि पाकिस्तान का सेमीफाइनल में भारत को इबरतनाक शिकस्त देना और फाइनल तक रसाई हासिल करना इस पर कौमी बेसबॉल टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जनाब, भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने पहली और तीसरी इनिंग में 5-5 रन हासिल किए। वसीम अकरम, इकराम उल्लाह, हुसैन और रेहान की नुमाया परफॉर्मेंस रही। इसके साथ साथ हारिस, हुसैन और मुहिब शाह ने भी शानदार खेल पेश किया था। पाकिस्तान की जीत के साथ कराची स्टेडियम अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इंडियन खिलाड़ियों के चेहरे लटके हुए थे और ये मंजर वाकई बड़ा शानदार था। मजीद हम बात करते हैं कप्तान पाकिस्तान नेशनल बेसबॉल टीम उमैर इमदाद भट्ट हमारे साथ ही मौजूद है। बिल्कुल उमैर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले खुशामदीद, कांग्रेचुलेशंस कि आपने इंडिया को हराया है, लेकिन ये बताएं कि फाइनल में गलती कहां पर हुई? फलस्तीन की टीम ने बहुत जबरदस्त खेल पेश किया है। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक सवाल है गलती का, तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारे लड़कों ने बहुत अच्छा खेला, हिटिंग की, हमारी हिट्स भी हुई जो कि सीधी उनके हाथों में गई और हमने बहुत कोशिश की। 2 इनिंग्स के बाद हमने पहली 2 इनिंग्स में स्कोर निकाला, 2 स्कोर, और उसके बाद फिर हमने कोशिश की जो कि नहीं निकाल सके हिटिंग की वजह से। हमारे जो हुसैन है, वसीम है, उसने अच्छी हिटिंग की। और जहाँ तक बात है फ़लस्तीन की, वो भी अच्छी टीम है। उनके मोस्टली प्लेयर जो हैं वो उन्होंने अमेरिकन बोर्न हैं और वो शुरू से वहाँ पे खेलते आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी टीम। उन्होंने अच्छी हिटिंग की, उन्होंने 2 होम रन भी लगाए जिसकी वजह से वो आज जीत गए। सही है, सही है। ये बताएं कि भारत के खिलाफ जीत कितनी बड़ी थी और खिलाड़ियों के उस वक्त क्या जज्बात थे? देखकर हमारे जज्बात तो कुछ और ही है। डेफिनेटली हमारी इंडिया के खिलाफ जीत बहुत बड़ी थी और हमारी पूरी टीम बहुत खुश थी, जिसमें बेसिकली हमारा इंडिया के साथ सेमीफाइनल था, जिसमें हमारे प्लेयर्स ने अपनी पूरी एफर्ट्स उसमें पुट की और अच्छा परफॉर्म किया। और उसमें हमारे कुछ प्लेयर्स इंजर्ड भी हो गए, जिस वजह से हम जो आज का मैच है फ़लस्तीन वाला वो हम जीत नहीं पाए। तो बहरहाल हम बहुत खुश हैं इंडिया से मैच जीतकर और हमें बहुत खुशी हुई। राइट, तो जीत के बाद जो स्टेडियम अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था, दिलों को गरमा देने वाला मंजर होगा। जाहिर बात है कि जब पाकिस्तान की जीत हो तो अल्लाह को ज़रूर याद किया जाता है और लड़कों ने नारे भी लगाए, पाकिस्तान आर्मी का नारा भी लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ऐसे है जैसे हमारी आपस में जंग हो रही हो। तो यही मंजर था कि हमने एक किस्म की इंडिया के खिलाफ जंग जीत ली हो। तो हमारे लड़के बहुत खुश थे और इसी खुशी में फिर अल्लाह अकबर और पाकिस्तान के नारे लगाए। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन यहाँ भी इंडिया को सुक्की का ही सामना करना पड़ा है। मुझे बताया उमर, ईरान में ये जो इवेंट हुआ है इसका आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो ईरानी शायकीन हैं उनकी तरफ से कैसी सपोर्ट मिली आप लोगों को? बेसिकली हमारा ये जो हमारे प्लेयर हैं ये पहले भी इंटरनेशनल इवेंट्स खेल चुके हैं। हमारा तजर्बा जो है आउट ऑफ कंट्रीज़ में खेलने का बहुत अच्छा है और इस दफ़ा जो ईरान ने फर्स्ट टाइम ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया तो इसमें भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ईरान के जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है इन्होंने इनको एक फील्ड बना के दिए, प्रॉपर स्टेडियम बना के दिया है और हमें बहुत खुशी हुई वहाँ पे खेल के कि जिस तरह एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया गया हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी और पाकिस्तान डिपार्टमेंट से भी कि वो हमारे लिए भी एक ऐसी फैसिलिटी जो है वो बनाएं ताकि जहां हमारे प्लेयर जो है अच्छी प्रैक्टिस कर सकें, अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे तो इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान का नाम और रोशन करेंगे। और जहां तक रही शायकीन की बात, तो शायकीन ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वो हम पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने खूब तालियां भी बजाई और पाकिस्तान को सपोर्ट किया। उमैर, फिर ये बताइए पाकिस्तान में बेसबॉल का आप कितना टैलेंट देख रहे हैं? नए खिलाड़ियों के लिए बेसबॉल में करियर बनाना आसान है या मुश्किल? पाकिस्तान में कैरियर बनाना बहुत इजी है, बेसबॉल में स्पेशली, क्योंकि बेसबॉल एक ऐसी गेम है जो कि ओलंपिक गेम है और हम यही कोशिश करते हैं कि हम नए यंगस्टर्स प्लेयर्स को आगे लेकर आएं और उनको आउट ऑफ कंट्री लेकर जाएं और वहां वो अच्छा परफॉर्म करें और फिर ही हम अपने नाम जो है वो दुनिया में रोशन करें। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान बेसबॉल टीम ने चीन में जो शेड्यूल एशियन चैंपियनशिप है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये एक तो कब से शुरू हो रहा है, दूसरा ये कि तैयारियां कैसी हैं? जी, पाकिस्तान टीम ने एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है जो कि सितंबर के एंड में जो है वो चाइना में हो रही हैं।
तो इसमें हमने इंशाल्लाह ताला यहाँ से ये जो हमने इवेंट खेला है, इसके बाद हम पाकिस्तान जाएंगे वापस, और आफ्टर 15 to 20 डेज़ हम इंशाल्लाह ताला कैंप लगा लेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे। और हमारा जो कोशिश यही होगी कि हम इंशाल्लाह ताला जो एशियन शिप है उसमें कोई ना कोई अपनी पोजीशन बरकरार रखें। चीन में इवेंट हो रहा है और उससे पहले आपने हुकूमत से गुजारिश की थी कि ग्राउंड और स्टेडियम होने चाहिए बेसबॉल के, तो इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत से? और आखिर में मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अगर हमने ये इवेंट जीतना है तो हमें सपोर्ट की जाए, फेडरेशन को सपोर्ट किया जाए और प्लेयर्स को सपोर्ट किया जाए, उन्हें अच्छी फैसिलिटी बना के दें और अच्छा इक्विपमेंट प्रोवाइड करें जिसमें हम उसमें एशियन चैम्पियनशिप में मेडल लाकर जो सर फख्र से बुलंद कर सकें इंशाल्लाह। बहुत उमैर इमदाद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, कैप्टन है हमारी बेसबॉल टीम के। जनाब, जो परफॉर्मेंस दी है हमारी बेसबॉल टीम ने वो शानदार है। जिस तरीके से भारत को शिकस्त दी है वो भी बड़ी मज़ेदार रही और जिस तरह से उनके चेहरे लटके हुए थे, वो जो विजुअल्स थे वो भी देखने के काबिल थे। और जब पाकिस्तान ने ये जीता था मैच और उस वक्त जो नारे बुलंद हो रहे थे स्टेडियम में वो भी ज़बरदस्त थे। इस तरह हमारी टीम्स को सपोर्ट चाहिए होती है, जिस तरह से हुकूमत से गुजारिश की है उमैर ने, इसी तरीके से प्राइवेट स्पॉन्सर्स को भी आगे आना चाहिए और ये जो टैलेंट है ना इसको ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी देखिए कि अब क्रिकेट से तवज्जो हट रही है, अब दीगर गेमों की तरफ आ रही है। कहीं पर क्रिकेट खेली जा रही थी और सोचा जा रहा था कि हम सिर्फ एक ही खेल से मुतमईन हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो कारकर्दगी हमारी क्रिकेट में जा रही है ना, उसके बाद हमें दीगर खेलों की तरफ भी आना चाहिए। और आ रही है जी, हमारा नया टैलेंट सामने आ रहा है और अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है। इसके साथ ही अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। PSL सीजन 10 पर हमने बात करनी है, अपने एक स्टार को बर्थडे भी विश करना है। इसके अलावा AI का किस तरीके से अब पढ़ाई में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को उससे अवेयरनेस दी जा रही है, इस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन टॉप ऑफ द ईयर शामिल करेंगे अपना सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में 20वीं सालाना यंग आर्टिस्ट नुमाइश का अहवाल हमें बताएंगी उफैरा फैज। इस वक्त हम अलहम्रा आर्ट काउंसिल लाहौर में मौजूद हैं, जहां पर एक मुनफरिद और मुतासिर कुन नुमाइश अ न्यू डॉन का इनाकाद किया गया है। ये नुमाइश बेसिकली 20th यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन है और इसका मकसद है यंग आर्टिस्ट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए जहां पर वो अपनी तख्लीकात को, अपने आर्ट पीसेस को पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकें। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि इस साल यंग आर्टिस्ट ने किन मसाइल के ऊपर अपना काम पेश किया है। इस वक्त हमारे साथ आयमा असद मौजूद है और इनका ये आर्टवर्क यहाँ पर डिस्प्ले है जिसका टाइटल है मछली वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताओ आयमा, ये जो आपने टाइटल सेलेक्ट किया है मछली वाला, इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? मेरी ये सोच थी कि मेरी इंस्पिरेशन रही है ये, और ये मेरी सराउंडिंग्स का पार्ट रही है। मैंने लेबर्स की स्ट्रगल के ऊपर अपना बेसिकली मेरा इसके ऊपर काम है। क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे कि जब कोई आके इस पेंटिंग को देखेगा तो क्या आइडिया परसीव करेगा? मेरी ये कोशिश थी कि इनका जो मेरा काम करने का, जो पेंट करने का मकसद था कि लोगों का इमोशनल जो कनेक्शन है ना, वो लोग उसको फील कर सकें, कि इनकी जो स्ट्रगल है लोग फील कर सकें कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, जो अक्सर मौशे इनका निगलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर जितने भी आर्ट वर्क डिस्प्ले किए गए हैं उनमें से कुछ ऐसे आर्ट पीसेस हैं जिनको प्राइज दिया गया है कि उनका काम जो है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। उनमें से लाइबा एक है। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। वालेकुम अस्सलाम। लाइबा, मुझे बताओ कि कौन है लाइबा आबिद, क्योंकि आपकी जो पेंटिंग है इसका टाइटल भी यही है। मैंने हु एम आई रखा है अपना टाइटल, क्योंकि हमें नहीं पता हम कौन है। इंसान की बहुत सी पर्सनैलिटीज होती है और हम किसी भी पर्सनैलिटी को अपने सामने नहीं लाते हैं, अपनी ट्रू सेल्फ को सामने नहीं लाते हैं। तो मैंने अपनी पेंटिंग को, जैसे आप देख सकते हैं, ब्लर बनाया है। तो ब्लर उसके होने का यही मकसद है कि इंसान क्लियर होके भी क्लियर नहीं है, वाजिया होके भी वाजिया नहीं। अच्छा, बड़ा डीप टॉपिक आपने सिलेक्ट किया। मुझे बताओ कि सोच कैसे आई कि आपने इस चीज़ के ऊपर काम करना इतनी यंग एज में? बस मैं जब बैचलर्स कर रही थी तो इसी तरह के मैंने अपने आसपास के माहौल में ये चीज़
एक्सपीरियंस की, बल्कि हम बचपन से ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और बस तब मुझे ये बात क्लिक हुई कि नहीं, मुझे इसी पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये इससे हम सब रिलेट करते हैं। ठीक है, तो बस इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे काम किया। इस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये यंग आर्टिस्ट के लिए स्पेशली कितने इंपॉर्टेंट हैं कि वो अपने काम को डिस्प्ले कर सकें? बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलहमरा वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना काम डिस्प्ले कर सकते हो पाकिस्तान के किसी भी कोने से। ठीक है, ये बहुत एक अच्छी बात है। थैंक यू सो मच साहिबा फॉर योर टाइम। थैंक यू। वेलकम। इस वक्त हमारे साथ मिनाहिल रिजवान मौजूद है और इनका ये जो टाइटल है इस पेंटिंग का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है पहली सी मोहब्बत। आज ये जो आर्ट वर्क आपने बनाया है, जिसमें एक चाय की प्याली है और एक मेल और फीमेल का हाथ है, क्या स्टोरी है इसके पीछे, क्या कहानी सुनाता है? ओके, सो इट्स कॉल्ड पहली सी मोहब्बत। इट्स काइंड ऑफ बेस्ड ऑन फेज की वो जो नहीं है, तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूबनामा। जैसे आप जानते हैं कि मोहब्बत के फर्स्ट स्टेजेस आर वेरी सिंपल, हम उनको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, एंड आई गेस दे आर एज सिंपल एज अ कप ऑफ टी। चाय की प्याली भी बहुत ही सादा होती है, मोहब्बत में भी होती है, और बस उसी का एक डायलॉग, एक साइलेंट डायलॉग है। और ये मोहब्बत सिर्फ एक मेल और फीमेल की मोहब्बत के बारे में नहीं है, कोई भी मोहब्बत हो सकती है। हर मोहब्बत शुरुआत में बहुत सिंपल होती है, वो सादगी हम लोग किसी तरह कहीं ना कहीं खो देते हैं, बस उसके बारे में। ज़बरदस्त, वेरी डीप। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो यंग आर्टिस्ट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने काम को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकें? जी, आई मीन मेरे इंस्ट्रक्टर ने तो चलो मुझे बता दिया कि ये एक ओपन कॉल हुई हुई है, आप अपना काम सबमिट करो। बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है, और मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह चलो ठीक है, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, बट और भी प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, और भी तरह से पता चलना चाहिए कि आप अपना आर्ट दिखा सकते हो दुनिया को। मतलब बहुत सारी गैलरीज हैं, लेकिन आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछोगे उनके पास प्लेटफॉर्म, वो कहेंगे हमारे पास नहीं है। मतलब लोगों को स्पेस नहीं दी जाती? स्पेस नहीं दी जाती। स्पेस बहुत है, लेकिन अपॉर्चुनिटी का पता ही नहीं चलता कि है कि नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ जो आर्टिस्ट मौजूद हैं, इनका नाम है मुआज अहमद और इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। एक चीज़ मैं इनकी अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैंडीकैप, उसको इन्होंने यूज़ किया अपने इस आर्ट वर्क के अंदर। मुआज, मुझे बताओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताओ कि ये जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, क्या सोच थी आपकी? इसके पीछे थॉट ये था कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स और हैपनिंग्स ऐसी होती हैं जिन पर हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। अब जिस तरह इस बंदे के पाँव हैं, लेकिन उसके बावजूद इसने अपना वेट इसके ऊपर डाला हुआ, तो मेरा जो भी काम था वो बेसिकली सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए था। अच्छा मुआज, मुझे ये बताओ कि ये जो टॉपिक है, इसको सिलेक्ट करने के पीछे कोई स्टोरी है जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया इस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए? यस, बिल्कुल है। तो शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। मैंने जो भी काम किए हैं वो बेसिकली लाइव जो देखा है उनको किया है। और ये जो हैंडीकैप्स वाला है, ये भी मैंने अपनी जो क्लास फेलोज फीमेल थी उनको देखा काफ़ी ज़्यादा, कि मतलब वो मटीरियल करने के लिए डिपेंडेंट हैं अपने भाइयों पे, अपने बाप पे, हालांकि वो जा सकती हैं तो उस तरह से मटीरियल एक्सप्लोर कर सकती हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं नहीं मैंने बाबा के साथ जाना है, मैंने भाई के साथ जाना है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस चीज़ को आपने यहाँ पर डिपिक्ट किया है कि जो मोस्टली सोसाइटी की फीमेल्स हैं वो डिपेंडेंट हैं अपने घर के किसी न किसी मर्द के ऊपर, तो हमारी सोसाइटी ही कुछ इस तरह से है या कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुई भी है कि ना चाहते हुए भी, चाहे औरत कितनी भी आज़ाद हो जाए, लेकिन फिर भी किसी न किसी हद तक वो अपने घर के जो मर्द अफराद हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। बिल्कुल, मैं ये बात अपने घर से करता हूँ। मैंने अपनी बहन है उसको मैंने फुल फ्री हैंड दिया है कि तुम जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहो मैं तुम्हारा सपोर्टिव हूँ, तुम जो काम करना चाहो मैं तुम्हारा सपोर्टिव हूँ। इनफैक्ट वो कॉलेज जाती है, मैंने उसको कहा कि तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकती हो, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो खुद एक इतनी शाय है कि वो कहती है नहीं मैंने प्राइवेट जाना है, वो खुद ही आना है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके ये बैरियर्स जो है ना वो ख़त्म हो, वो इंडिपेंडेंट हो। कल को हम नहीं होंगे उसके साथ ऑब्वियसली, तो उसको अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ वो इंडिपेंडेंट रहे, बेशक अपने भाइयों के साथ हो या अपने उसके साथ हो। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं और उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, क्योंकि जब तक हमारी सोसाइटी उस लेवल तक एजुकेट नहीं हो जाएगी कि एक फ़ीमेल जो है वो इंडिपेंडेंटली, वो फ्रीली और आज़ादी के साथ वो हमारे इस माशरे में घूम सके, अपने रोज़मर्रा के काम कर सके, तब तक मेरा ख्याल है शायद ये मुमकिन नहीं है। थैंक यू सो मच मास फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।
आप ये बताएं कि आप बहुत छोटे से हो, आप एक यंग आर्टिस्ट हो, लेकिन आपने जो विजुअली यहाँ पर अपना टॉपिक डिपिक्ट किया है वो बड़ी तल्ख हकीकत है हमारी सोसाइटी की। तो किस वजह से आपने इस चीज़ को सिलेक्ट किया? क्योंकि बीइंग अ गर्ल मैं भी रोज़ हरासमेंट फेस करती हूँ। उसके अलावा मैं जो अपने सर्कल में बैठती हूँ, लड़कियों में बैठती हूँ, उनसे यही सुन रही होती यार आज ये हो गया, आज वो हो गया। उसके अलावा इतनी न्यूज़ आ रही होती है रेप की, और फिर वो सुनकर डर लगता है कि बाहर कैसे निकलें। तो वो सारी चीज़ें ये उसके ऊपर है, रेप के ऊपर, कि लड़कियां किस तरह से स्ट्रगल करती हैं, उनकी इनर सेल्फ किस तरह डिस्ट्रॉय होती है। बैंडेज ये शो करवा रही है कि उनकी इनर सेल्फ जो वाइट से रेड हो रही है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है, और जो कैंडल है वो एक होप है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एंड पे वो ब्लो हो गई है, मतलब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने अपना आइडिया तो यहाँ पर डिपिक्ट कर दिया, जो हमारे इस माशरे का एक रियलिटी भी है आपने वो दिखा दी। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि हैंग द रेपिस्ट, लेकिन यहाँ पे नहीं किया जाता और यहाँ पे छुपा लिया जाता है, या अक्सर लड़की ही नहीं बताती कि मेरे साथ हुआ है। तो क्योंकि कहा जाता है बहुत शर्म की बात है, नहीं करनी, चुप कर जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट। आर्ट के थ्रू की जाए, वैसे की जाए, लेकिन हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये आप हो इस वीडियो में? जी, इसमें आप हो। तो जब आप इसको फिल्मा रहे थे या इसको जब आप ये एक्ट कर रहे थे, तो मेंटल स्टेट पे कोई असर हुआ? मैं यहाँ पे एक्चुअल में रो रही हूँ क्योंकि मैं उसकी इतनी डेप्थ में चली गई थी कि जो लड़कियाँ इस चीज़ से गुजरती हैं उनके साथ क्या होता होगा। तो ये मैं एक्टिंग नहीं करी थी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे नेचुरल कंडीशन है, नेचुरली रो रही थी मैं यहाँ पे, और जो पीछे आवाज़ें निकाली है नेचुरली मैंने निकाली है, फील करते हुए कि यहाँ पे हाउ दे फील जब वो चीख नहीं पाती हैं। थैंक यू सो मच और विश यू गुड लक। आप जो काम कर रहे हो वो बड़ा ज़बरदस्त काम है, क्योंकि इसी तरह से जब हमारे आर्टिस्ट काम करते रहेंगे तो माशरे में एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर चेंज आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, आज की इस एग्जीबिशन को देखने के बाद मैं एक चीज़ पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर हमारे आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म्स फराहम किए जाएं तो ना सिर्फ वो नई सोच के साथ सामने आते हैं, बल्कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों से माशरे को बदलने का जज्बा भी रखते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। अब बात करेंगे पीएसएल की सीजन 10 की, जिसमें फाइनल की जंग इस वक्त जारी है और पीएसएल 10 के पहले क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पछाड़ दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, 30 रन से शिकस्त दी है, फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। लाहौर के किजाफी स्टेडियम में खेले गए पहले क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से दिए गए 210 रन के हदफ के ताक़ुब में यूनाइटेड की टीम 20वीं ओवर में 179 रन ही बना सकी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से दिनेश चंदीमल ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, 48 रन बनाए हैं और इनकी इनिंग में जो 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। फ़हीम अशरफ की बात करें, 22 गेंदों पर उन्होंने 45 रन बनाए हैं, आउट हो गए। आज एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा कराची किंग्स से और मैच की फाते टीम क्वालिफायर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी और फाइनल इतवार 25 मई को खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ फाइनल कौन खेलेगा, इस पर बात करेंगे जनाब। हमें ज्वाइन कर चुके हैं यूसुफ अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर। कैसा था पहले तो बताएं कि लाहौर स्टेडियम मीडियम में कल जो शायकीन का कैसा था, क्या उम्मीदों पर पूरा उतरे या नहीं? देखें, एक ब्रेक के बाद क्राउड का यहाँ पर स्टेडियम में आना गो के इतनी तादाद नहीं थी जितनी तवक्को की जा रही थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि मौसम बहुत गर्म था और लेकिन इसके बावजूद कोई 10 से 15 हज़ार के करीब वहाँ पर लोग शाम तक पहुँच गए थे जब मैच ख़त्म हुआ। तो क्योंकि कोयटा की टीम का ये होम क्राउड है, कोयटा को ना सिर्फ लाहौर के खाने रास आए हैं बल्कि उनको ये किजाफी स्टेडियम भी रास आ गया है। कोयटा की टीम ने अभी तक यहाँ पर 6 मैच खेले हैं और 6 के 6 उन्होंने कामयाबी हासिल की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लकी ग्राउंड उनके लिए साबित हुआ है। गो के 209 रन उन्होंने अच्छे बना लिए थे और जिसमें ख़ास तौर पर रैली रोसो से काफ़ी तो कुआं थी, लेकिन वो 16 रन बना सके। फिन एलन ने अच्छी इनिंग्स खेली और उसके बाद जिस तरह फ़हीम अशरफ ने बैटिंग की, चंदीमल ने बैटिंग की, उनका साथ दिया, फर्नांडो ने बेहतरीन इनिंग्स खेली। तो एक टेम्पो नज़र आया कि कोयटा की टीम में आगे बढ़ने की भूख है। अभी तक वो जो एक था ना कि खेलते खेलते थक जाते हैं, वो थके हुए नज़र नहीं आए। हर मैच में उनका जोश खरोश पहले से ज़्यादा दिखाई दिया है
और 6 साल के बाद कोयटा की टीम फाइनल में पहुंची है, इतनी तौर पर ये उनके लिए भी ज़्यादा खुशियों का बात है। और फिर क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त खुशियों की कमी है अफसोसनाक सूरत हाल की वजह से, तो कोयटा की टीम को जीत कर उनकी आवाम को भी खुशियाँ दी हैं। यकीनी तौर पर जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो उनके क्रिकेट फैंस हैं, इससे खुश हुए हो गए। होना तो ये चाहिए था कि कोयटा की टीम में उनके 1 या 2 खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाता, लेकिन चूँकि ये फ्रेंचाइजर के दरमियान एक फाइनेंशियल मॉडल की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो देखते हैं कि किस कम्बिनेशन के साथ किस खिलाड़ी को हमने टीम में लेना है। यकीनी तौर पर अब ये जो सीज़न ख़त्म होगा, इसके बाद नए चीज़ें की जाएंगी, तो उसमें कोयटा की तरफ से जो खिलाड़ी उनको भी ज़रूर तौर पर शामिल करना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये शर्त लगा देनी चाहिए कि जिस टीम के नाम पर आप टीम ले रहे हैं उसमें से कम 2 खिलाड़ी आप उस सूबे से और शहर से जरूर लेंगे आप। राइट, तो अभी ये बताइएगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जीत की बात तो हमने कर ली, लेकिन उसकी हार की बात भी कर लें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, क्योंकि अभी तक वो जो है फाइनल की दौड़ में शामिल है, लेकिन उनके मोराल की क्या सिचुएशन है? एलेक्स हेल्स की बात करें, आते ही आउट हो गए। साहबजादा फरहान कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या कहाँ कमी देख रहे हैं और कैसे ही कम बैक कर सकते हैं? देखिए, इस्लामाबाद की टीम ने जो अपने रावलपिंडी में मैच खेले उसमें उसने कामयाबियां हासिल की हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि जब वो लाहौर में आए हैं तो उनको स्ट्रगल करनी पड़ी है, तो इसको कह रहे हैं कि अनलकी है उनके लिए लाहौर अभी तक रहा है। और क्योंकि ऑन पेपर तो इस्लामाबाद की टीम खासी मजबूत थी, लेकिन साहबजादा फरहान ने अच्छी इनिंग्स खेली और एलेक्स हेल्स का जैसे आपने जिक्र किया कि उनका आते ही आउट हो जाना उससे धचका लगा। जब आप 210 रन को चेज़ कर रहे हो तो आपके पास ज़रूरी होता है कि विकेट भी हैंड में रखें और आप 10 से 15 स्कोर भी कोशिश करेंगे हर ओवर्स में होता। जब विकेटें गिरते रहेंगी तो फिर आप उस चीज़ की तरफ नहीं जा पाएंगे। गो के सलमान अली आगर ने भी अपने तौर पे कोशिश की, लेकिन फिर जो एक अच्छा बॉलिंग कम्बिनेशन अच्छा आजमाया कोयटा की टीम ने, और ख़ास तौर पर फ़हीम अशरफ ने अच्छी उसमें बॉलिंग की। इब्रार अहमद का भी क्रेडिट उनको देना चाहिए। मोहम्मद आमिर का स्पेल भी अच्छा था, वो कि थोड़ी अनलकी रहे, उनके कैचेस भी कुछ ड्रॉप हुए, कुछ रन आउट भी मिस किए हसीबुल्ला वगैरह ने, लेकिन इसके बावजूद मजमूई तौर पर कोयटा के उसके हक़ में सारी चीज़ें गई हैं। तो जिस तरह की उनकी उड़ान है, कोयटा को ही दे, उनकी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी, या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की कहीं स्ट्रेटजी में कुछ प्लानिंग में कुछ तब्दीलियाँ, कुछ गलतियाँ जो इस हार का भी बायस बनी? क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त पहले कराची किंग्स को जो टारगेट दिया था 250 प्लस का, और जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस रही है वो हमारे सामने ही थी, तो फिर एकदम से इस तरीके से क्या वजह समझते हैं? देखिए, जो भी टीम मैदान में आती है वो गेम प्लान के साथ आती है कि हमने ये अगर रन चेज करने तो उसमें किस तरह हमने पावर प्ले में कितना स्कोर करना है और किस तरह की चीज़ को लेकर बिल्डअप करना है। पार्टनरशिप जब तक नहीं होगी उस वक्त आप इतना बड़ा स्कोर आप चेज नहीं कर पाते। जब आपके विकेटें गिरना शुरू हुए, आप पावर प्ले में जब एलेक्स हेल्स हुए आते ही, तो उससे प्रेशर बिल्डअप हुआ, जिससे आने वाले जो बाकी उनके खिलाड़ी थे उन पर भी यकीनी तौर पर ज़्यादा इजाफी का दबाव पड़ा, और उसको वो चेज़ करने की कोशिश में, आगे बढ़ाने की कोशिश में गलतियाँ करते रहे। और एक जो कैच लिया था अब्दुल्ला शफीक ने शादाब खान का, उसने भी वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ एलेक्स हेल्स के बाद। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कुछ गलतियां जब तक आप नहीं करते उस वक्त आप आगे नहीं बढ़ पाते। बेहतर प्लानिंग के साथ साथ जब तक वो प्लानिंग आप मैदान में पूरी नहीं करेंगे उस वक्त आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। डॉगआउट में जो लोग बैठे होते हैं वो इतनी तौर पर अच्छा प्लान करके देते हैं कि आपने किस तरह किस बॉलर के खिलाफ किस किस्म की आपने बैटिंग करनी है, किसके खिलाफ आप रन का रिस्क ले सकते हैं, छक्के चौके लगा सकते हैं, और किसके खिलाफ आपने कोशिश करनी है कि आउट ना हो। तो जब बैटर वो इस किस्म की अपनी जहन के साथ खेलने की कोशिश करता है, क्योंकि हर जो बैटर होता है वो कोशिश करता है कि मैं भी फेम हासिल करूं, जो क्राउड आया उसको एंटरटेन करूं और जो रन की रफ्तार है उसको आगे बढ़ाऊं, तो उस वजह से कुछ गलतियां भी होती हैं। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी, कम्बिनेशन था, अच्छा था इस्लामाबाद की टीम ना, लेकिन ज़ाहिर है एक टीम ने हारना एक ने जीतना है, तो जो जिसने अच्छी फील्डिंग की उसको कामयाबी ज़्यादा मिल जाती है। वैसे तो 200 स्कोर हुआ है कल बाकी जो लाहौर की जो पिच है उसके ऊपर, लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम की अगर बात करें तो उन्होंने कुछ मिट्टी इस्तेमाल की थी ऑस्ट्रेलियन, और ये उम्मीद की जाहिर की जा रही थी को थोड़ा सा तेज़ होगा अब जो भी प्ले इस पर किया जाएगा। तो चंदीमल में का भी आपने परफॉर्मेंस देखी, कोयटा ग्लैडिएटर 48 रन उन्होंने बनाए हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से 209 रन बनाए गए हैं, तो आपको लगता है 250 रन भी हो सकते हैं यहाँ पर? देखें, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें जो विकेट्स यहाँ की हैं अच्छी बनाई गई हैं। मजमूई तौर पर जो 16 ट्रैक यहाँ पर बनाए जाते हैं, पिचेस होती हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की, जिस पर इस्तेमाल कुछ उसमें डोमेस्टिक मैचेस के लिए रखी जाती हैं, कुछ इंटरनेशनल मैचेस के लिए रखी जाती हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि 150 रन भी यहाँ पर बनते हुए हमने देखे हैं। अब जो विकेटें यहाँ पर बनाई जा रही हैं, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट का नाम है T20, लोग चाहते हैं कि हर ओवर में छक्के चौके लगें, वो ये नहीं चाहते कि विकेटें गिरें। विकेटें सिर्फ उस वक्त गिरना पसंद करते हैं, उनको अच्छी लगती है जब उनकी जो पसंदीदा टीम है वो आउट कर रही हो।
लेकिन मजमूई तौर पर जब जिस तरह की अब जदीद क्रिकेट हो रही है इसमें आपको 250 रन से भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो इंटरनेशनल अगर टीम की बात करें उसमें भी यही इस बात की खामी है, एक उसको दूर करने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा जो अपना स्ट्राइक रेट उसको बेहतर नहीं कर पाते। और इसलिए अब ये सिलेक्शन कमेटी ने भी आपने देखा कि वो यंगस्टर पर भरोसा ज़्यादा कर रही है बनिस्बत के सीनियर खिलाड़ियों आगे आगे करते हैं इस पर। ज़रा आज के एलिमिनेटर 1 की बात कर लेते हैं। लाहौर कलंदर्स बामुकाबला कराची किंग्स, रिवायती हरीफ है हम इनको ये कह सकते हैं। लाहौर का होम ग्राउंड, होम क्राउड एज कितना मिलेगा और ख़ास तौर पे आज के मैच में टॉस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? देखिए टॉस की इतनी ज़्यादा अहमियत इस लिहाज से अब नहीं रही है क्योंकि अब मैच आधा घंटा पहले शुरू हो रहा है। पहले 8 बजे पहली बॉल होती थी, अब 7:30 बजे फेंकी जाती है। अब जो ड्यू फैक्टर था, क्योंकि लाहौर में गर्मी इतनी पड़ रही है कि जो ड्यू फैक्टर था वो भी ख़त्म हो गया, इसलिए जो पिचेस यहाँ पर बनाई जा रही है इसमें जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको ज़्यादा एडवांटेज हासिल होगा। अब ये टॉस पे डिपेंड करता है कि जो टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स की टीम क्या करती है, कराची ने क्या प्लानिंग कर रखी है। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो कराची की टीम ज़्यादा मजबूत दिखाई देती, खासतौर बैटिंग के हवाले से। जिस तरह उनके पास डेविड वार्नर हैं, टीम साइफर्ट हैं, जेम्स इवेंस की शक्ल में उनके पास अच्छे खासे हार्ड हिटर बैटर है। जबकि बॉलिंग में थोड़ा बेहतरी है कम्बिनेशन के लिहाज से, शाहीन शाह अफरीदी के पास ज़्यादा अच्छे उनके पास एक है। लेकिन अभी तक जो रिदम हासिल करना चाहिए था शाहीन और हारिस को, वो अभी तक वो नहीं कर पाए। हमने देखा कि इससे पहले उनकी पिटाई भी हुई थी और जो अभी तक लोगों को याद है, लोग नाराज़ भी हैं कि लाहौर का खिलाड़ी होकर प्रीमियर आप बॉलर हैं तो आप इतनी ज़्यादा और पावर प्ले में भी स्कोर दे रहे हैं, डेथ ओवर्स में भी दे रही हैं। कल LCC ग्राउंड में दोनों टीमों की प्रैक्टिस भी थी जिसमें बाद में हारिस रऊफ ने मीडिया से टॉक भी की, वहाँ पर उनको सवाल भी हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा रन्स पड़ रहे हैं। उनका कहना था कि रन्स तो T20 का हिस्सा हैं, बॉलर्स के लिए बहुत कम मार्जिन होता है अपने आप को बचाने का, बैटर्स के पास ज़्यादा मौके हैं आगे बढ़ने के। फिर ये कि थोड़ी सी जो बाउंड्री लाइन है वो भी थोड़ा छोटी रखी गई इस दफ़ा ताकि रन्स की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। तो मजमूई तौर पर चूँकि दोनों टीमें हम पल्ला हैं, बनिस्बत ये कि पावर प्ले में कौन अच्छा प्ले करेगा वो देखना पड़ेगा। अगर विकटें अगर आप पावर प्ले में अपने हाथ में रखेंगे तो उसकी टीम को वो 200 से ज़्यादा रन भी इस विकेट पर कर सकती है। यकीनी तौर पर कराची में इतनी पावर है उनके बैटिंग लाइन में कि वो 200 रन क्रॉस कर सकते हैं अगर वो पहले खेलते हैं। तो बानिस्बत जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उनको लाहौर की टीम को वो सिकंदर रज़ा का। सिकंदर रज़ा ने अब तक जितने मैचेस खेले हैं लाहौर ने उसमें अपनी उसकी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग में भी उनका किरदार रहा है। अब क्योंकि वो सिकंदर रज़ा अपने जो उनके टेस्ट मैचेस और इंग्लैंड के साथ उसकी कौमी मसरूफियत की वजह से वहाँ पर चले गए, उनकी जगह पर इतना ज़्यादा कोई इनके बड़े नाम नहीं है लाहौर कलंदर के पास। तो गो के स्केबल हसन भी उनका टीम का हिस्सा है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा लाहौर के और फैंस को भी, लाहौर की टीम को। अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, 25 को फाइनल है, देखते हैं कि कौन आमने सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, आपने PSL की सूरत हाल से आगाह किया है और आप लोग ज़रूर जाइए स्टेडियम्स में जाकर ये देखिए, खासकर लाहौर स्टेडियम तो इस वक्त रेनोवेट आपके लिए किया है कि आप जाएँ। और रात का वक्त है, हम जानते हैं कि बहुत गर्मी पड़ रही है दिन में, लेकिन रात का वक्त है तो शायद आप इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर एंजॉय कर सकें। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब बात करते हैं सहाफ़ी और सहाफ़त के हवाले से। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है बड़ी अहमियत का हामिल और पाकिस्तानी मीडिया पर ज़्यादातर चेहरे पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा सहाफ़त से ही पढ़े हैं, हम भी उन्हीं में से एक आपके सामने बैठे हैं। एक वक्त में एक ही डिपार्टमेंट था जी और इसमें मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज जो हैं वो कराए जाते थे, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तलबा को तालीम जो है वो दी जा रही है। अब हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको भी कोर्सेज का हिस्सा बनाया गया है और ये मेजर रीज़न है जिसके ऊपर हमने बात करनी है कि क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से ओवरऑल मीडिया जो है उसकी स्टडीज़ में तब्दीलियाँ आई हैं वक्त के साथ साथ, तो उस पर डिस्कशन करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबदा अशरफ, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको। और डॉक्टर साहिबा, एक बिल्डिंग जिसको इंस्टीट्यूट में तब्दील किया गया और अब बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उसकी छतरी तले आते हैं, ये इवॉल्व कैसे हुआ है? अच्छा, जो बड़ा खूबसूरत सवाल है। जो इवॉल्व होने का सफ़र है ये हमारा शुरू होता है 1941 से। 1941 में ये डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म की हैसियत से इस्टेब्लिश हुआ और फिर 1985 में इसको डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन में तब्दील कर दिया गया। हमारी अगर हिस्ट्री देखें तो 4 जो ऐसे स्टेजेस हैं जहां हम चेंज हुए, ट्रांसफॉर्म हुए, उसमें 1985
2003 और अब 2021। 1985 में ये मैस कम्युनिकेशन के तौर पे जाना जाने लगा और फिर ये 2003 में इंस्टीट्यूट बना। इंस्टीट्यूट के बाद अब ये स्कूल बन गया। अब ये सिर्फ नामों की तब्दीली नहीं है, ये असल में तब्दीली है एक विजन के तहत, और जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से माशरे को और दुनिया को तब्दील कर रही है उसके साथ हम आहंग होने के लिए बड़ा ज़रूरी था। आप ये सोचिए कि अभी भी अगर ये डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म ही होता तो इसका मतलब सिर्फ अखबारात तक महदूद होता, और हम कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री तो अभी इट इज़ डाइंग, तो फिर तो डिपार्टमेंट का जवाब ही ना रहता। फिर ये इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है मैस कम्युनिकेशन में, इट मीन्स कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट कन्फाइंड टू जर्नलिज्म ओनली। मैस कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपने लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरी टूल्स के ज़रिए किस तरह से कम्युनिकेट करना है। तो इसीलिए हमने 1985 में इसको ये तब्दील किया। फिर हमने देखा कि नहीं, कम्युनिकेशन सिर्फ मीडिया के ज़रिए नहीं है, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन जो इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे कम्युनिकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जब तक हम उनको डीपली स्टडी नहीं करेंगे, उसकी इसेंस, उसकी फ़िलॉसफी और फिर उसकी एग्जीक्यूशन वो नहीं समझेंगे, तो हम मैस कम्युनिकेशन को कंसेप्चुअलाइज नहीं कर सकते। इस विजन के साथ डॉक्टर मुईस ने इसको इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ में तब्दील किया, तो इसका दायरा बहुत बढ़ गया। अब ये स्कूल में किस तरह से आ गया कि स्कूल के अंदर अब ऑटोनॉमी है, 6 डिपार्टमेंट्स हैं, और हम देख रहे हैं कि अगर सिर्फ हम एक ही अम्ब्रेला के अंडर काम करते और एक ही मैस कम्युनिकेशन होता तो या कम्युनिकेशन स्टडीज़ होता तो शायद हमें गुंजाइश ना मिलती कि हम टेक्नोलॉजी को, फिल्म को, AI को, इन तमाम चीज़ों को कैसे एम्ब्रेस करें। इस वक्त स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ में 6 इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। उन डिपार्टमेंट्स में थोड़ा सा तफसील भी बताना चाहूँगी। उनमें डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड ब्रॉडकास्ट है, फिर डिजिटल मीडिया फुल फ्लैश डिपार्टमेंट है, मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है। जर्नलिज्म को हमने छोड़ा नहीं क्योंकि ये तो हमारी फाउंडेशन है, इट्स जस्ट लाइक अ मदर। तो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट भी है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन रिसर्च भी है, और मेरे अपने हाथों का लगाया हुआ पौधा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग। तो इस तरह से डिपार्टमेंट्स हैं जो बड़ी आबोताब से चमक रहे हैं। और कुछ हवालों से मैं ये भी समझती हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो मुख्तलिफ तरह के यूनिक फीचर्स के ऊपर वो अपनी USP बना रही हैं, हमने उन तमाम को यूनिवर्सिटी में स्कूल के अंदर यकजान और जमा करती है। दुरुस्त, बिल्कुल। और जिस तरह से अभी आपने भी बात की कि इसके लिए ये जो इवॉल्व हुआ है ये बड़ा ज़रूरी था, वक्त के साथ साथ तब्दीली करना भी बहुत ज़रूरी था। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है हर तरफ, तो अब ये भी कोर्सेज़ में शामिल किया गया। तो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो AI रिलेटेड हैं या जिनके अंदर AI का इस्तेमाल या इस तरह से चीज़ें सिखाई जा रही हैं स्टूडेंट्स को? बड़ा अच्छा सवाल इस तरह भी कि AI सिर्फ एक कोर्स के तौर पे अगर पढ़ाया जाएगा तो मैं समझती हूँ ये ज़्यादती होगी। अच्छा, AI इज़ नाउट पार्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ट्रू। अगर मैं कहूँ कि मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, एडवर्टाइजिंग पढ़ रहे हैं, और मैं उनको सिर्फ एक AI का कोर्स पढ़ा दूँ तो काफ़ी है। उन्होंने कैंपेन चलानी है, उन्हें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। आप देखें जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो किस तरह से AI के ज़रिए कंटेंट राइटिंग से लेके कैंपेन की लॉन्च और फिर ऑडियंस और कंज्यूमर्स तक कैसे उनको सेटिस्फाई करना है। IKEA कैसे अपना इमर्सिव टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, तो इमर्सिव मीडिया को यूज़ करते हुए वो किस तरह से कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करता है, और टेलर मेड किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए हर एक जो प्रोग्राम है उसके तकरीबन हर कोर्स के अंदर AI का कोई ना कोई एस्पेक्ट शामिल हो गया हुआ है। और तो और अब देखिए हम स्टूडेंट्स को खुद अब इनकरेज करते हैं कि आप इन टूल्स से को यूज़ करें, लेकिन इनको यूज़ किस तरह से करें। असल में इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारी जो जामियात हैं और हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो इससे अपने बच्चों को खौफ या खौफज़दा ना करें, बल्कि उनको बताएं कि इट इज़ पार्ट ऑफ दिस रियल वर्ल्ड, और इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इससे बेहतरी कैसे लानी है। अब अगर ग्रामर है, लैंग्वेज है, इसको इम्प्रूव करना है, इस AI को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको उस्ताद मान लेंगे, मेंटोर मान लेंगे, तो हियर यू आर मिस्टेकन। बिल्कुल ऐसे अगर आप उसको एज एन असिस्टेंट इस्तेमाल करेंगे अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी स्किल्स को रिफाइन करने के लिए, तो ये बेस्ट यूज़ होगा। बिल्कुल। तो ये लर्निंग जो प्रोसेस है इसको तब्दील कैसे कर रहे हैं टीचर्स? क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ये पहले सर्च इंजन हुआ करते थे, अब वो AI के सर्च इंजन हैं जो अब आपको इंसानी ज़बान में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं
क्रिएट नहीं कर रहे, उसको रिक्रिएट कर रहे हैं। तो आपने ही हमें पढ़ाया हुआ है कि जो एक एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है, जब पीएचडी आप करते हैं तो एक छोटा सा डेंट उसमें डालते हैं और वही मैटर करता है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं कि टीचर्स कैसे केटर कर रहे हैं अब आपके 6 के 6 डिपार्टमेंट्स में, कि जिसमें आप एआई का इस्तेमाल अलाउ करें और फिर उससे जो है क्रिएशन की तरफ लेकर जाएं? अच्छा, एक तो बात ये है कि इसका इस्तेमाल अलाउ करना, हम शायद इससे गुजर गए, आगे गुजर गए। कैसे? मैं एक रिसेंटली एक ईमेल मुझे मिली, जो हर साल ही तकरीबन दिनों में मुझे ईमेल कैलिफोर्निया से, बर्कले से आती है, और वो ऑरल हिस्ट्रीज़ का उनका प्रोग्राम है जो वो इंटर्नशिप करवाते हैं, और वो ऑनलाइन इंटर्नशिप भी है और ऑन साइट भी है, और हमारे स्टूडेंट्स को मैं सर्कुलेट करती हूँ, लेकिन अभी तक कोई उसमें जा नहीं सका। उसका थीम क्या है? उसका थीम है पार्टीशन 1947। अच्छा, अब होता क्या है, जो आपने बात की कि एआई और एआई के ज़रिए खुद तो कुछ नहीं कर रहा ना, वो जो जनरेटेड नॉलेज है, जो कुछ हमने डेटा फीड किया हुआ है, वो उसी को बड़े सिस्टमेटिक वे से हमें हमारी ज़रूरियात के मुताबिक वो आउटपुट निकाल के दे देता है। अब सोचिए अगर हम वहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंट हैं। एक छोटी सी बात है, पार्टीशन 1947 पे अगर हमारे यहाँ हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे रिसोर्स पर्सन ने कुछ भी क्रिएट नहीं किया हुआ, तो वहाँ पर हम डम हैं, हम वहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट हैं। एआई से आप पूछेंगे तो वो हमें इस तरह शो करेगा जैसे पाकिस्तान या यहाँ से कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है, जो मैं पहले बात कर रही थी, कि इसकी फ़िलॉसफी को और इन चीज़ों को समझना, कि हम इनकरेज करें अपने स्टूडेंट्स को और आम लोगों को भी कि इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम, इसका मतलब है हम कंटेंट जनरेट भी कर रहे हैं, हम एआई टूल्स को डाटा दे रहे हैं, हम अपना वजूद वहाँ पे बना रहे हैं, एग्जिस्टेंस बना रहे हैं। इसके बाद उसको, उस एग्जिस्टेंस को कैसे फ्रेम करना है, कैसे कंट्रोल करना है और किस तरह से, तो उसके बाद फिर हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और जो अगली स्टेज का काम है ये, कि हम उसको, उनको साथ साथ ये भी ट्रेन करें कि हमें विजिलेंट होना है, कहीं हमें ऐसा फ्रेम तो नहीं किया जा रहा है जो नेगेटिवली है, या हमें कुछ इस अंदाज से दुनिया को बताया जा रहा है। हमें क्यों ना अच्छे अंदाज से पॉजिटिव इमेज, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान बहुत ऐसा मुल्क है जो दुनिया को लीड कर सकता है, तो हमें अपना ये वजूद और ये मुस्बत पहलू ये दुनिया के सामने लाना है। और ये लाने के लिए जो ट्रेडिशनल मीन्स थे ना, वो अब थोड़े से ऑब्सोलीट हो। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये बताएं कि बीइंग डायरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूट, आपका क्या विजन है, कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं डिपार्टमेंट में जो आप लाना चाहती हैं, जो आपको लगता है कि ज़रूरी है? क्योंकि तनकीद करने वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2025 में अगर एक कोई स्टूडेंट रेडियो के लिए एडमिशन लेता है तो सोचे 2029 में वो क्या कर रहा होगा, जिस तरह से रेडियो ऑब्सोलीट होता जा रहा है, जिस तरह से अखबारात के बारे में भी बात की जाती है। तो आप इसमें क्या कहेंगी और क्या क्या चेंजेस आप चाहेंगे कि डिपार्टमेंट में आप लेकर आए? एक तो मैं गलत फहमी थोड़ी सी जो माशरे में बन रही है, वो उसको मैं ज़रूर उसका तदारुक करना चाहूँगी। वो ये कि रेडियो इज़ नॉट डाइंग। हमने भी कल वर्कशॉप कराई जिसमें रेडियो की रिवाइवल के हवाले से था। आप देखिए, रेडियो वेब पर है, रेडियो डिजिटल स्टोरी टेलिंग है, रेडियो में तो बहुत पोटेंशियल है, हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? पॉडकास्ट है, हर मोबाइल पे ऐप आप डाउनलोड करें, आप उसके ज़रिए दुनिया तक पहुँचें, तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ हमने क्रिएटिव होना है, सिर्फ हमने एक इनोवेटिव तरीके से इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ों को, अपने जो एसेट्स हैं, यही चीज़ें अब सिखाई जा रही हैं। जो डिपार्टमेंट के हवाले से आपने कहा कि आगे मैं क्या समझती हूँ और विजन क्या है, तो उसमें इस वक्त जो वक्त का तकाजा है वो है ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, इसलिए कि तमाम जो डिसिप्लिन हैं उसकी बाउंड्रीज रिजिड और स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बल्कि वो इस तरह की हैं कि ट्रांसग्रेस हुए हैं। और उसमें हमें ये भी देखना है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट करते हुए हमने नॉलेज को प्रोड्यूस कैसे करना और ग्रो कैसे। बिल्कुल बेहतरीन आप जिस तरह से आपने बताया है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और कम्युनिकेशन के हवाले से हमें बता रही थी कि इस वक्त उसमें इस्लाहात क्या आ रही हैं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, मैंने आपको कहा था कि ये दूसरा घंटा है, आखिरी घंटा, और इसके अंदर हमने अपने स्टार को बर्थडे विश करना है। जी, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद आज अपनी 38वीं सालगिरह मना रहे हैं। जी, हम उन्हें बहुत बहुत सालगिरह मुबारक कहेंगे। और 20 मई 1987 को वो कराची में पैदा हुए और उसके बाद की जो उनकी शानदार कायदाना सलाहियतें हैं उनका तो हर कोई मोतरफ है। भारत को हमेशा धूल चटाने में सरफराज अहमद नहायत खुशकिस्मत भी रहे हैं। और आज हमारे स्टार का बर्थडे था तो हम कैसे मिस कर सकते थे। हमने कहा जाते जाते बर्थडे जरूर विश करें। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन सरफराज अहमद। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।